जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर उमेश राय जी, उत्तराखंड विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी जी, जो आज इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता भी थे और बहुत ही ज्ञानपूर्ण उद्बोधन उन्होंने हम सबके बीच रखा है। श्री राघवेंद्र ज्योति संस्थान ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रमौली रैना जी, जम्मू के मंडलायुक्त श्री रमेश कुमार जी, इस विश्वविद्यालय के संस्कृत के विभागाध्यक्ष, संस्कृत के उद्भट विद्वान प्रोफेसर राम बहादुर शुक्ला जी, जम्मू शहर के पूर्व महापौर श्री राजेंद्र शर्मा जी, सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, विद्वद्जन, देवियों, सज्जनों और मित्रों, श्री राघवेंद्र पंचांग के रजत जयंती अंक तथा इस उत्सव की मैं प्रोफेसर चंद्रमौली जी तथा श्री राघवेंद्र ज्योति संस्थान ट्रस्ट के सभी सम्माननीय सदस्यों को हृदय से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं जनसामान्य को भी इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि गत 25 वर्षों से यहाँ के सभी धार्मिक कार्यक्रमों के लिए श्री राघवेंद्र पंचांग ने उनका मार्गदर्शन किया है। सर्व समाज को राघवेंद्र पंचांग ने राष्ट्रीय तथा स्थानीय त्योहारों तथा मेलों की जानकारी भी उपलब्ध कराई है। धार्मिक अनुष्ठान के लिए शुभ और पवित्र क्षण के संबंध में निर्णय लेने की दृष्टि उन्हें दी है। प्रोफेसर चंद्रमौली जी ने मुझे बताया था कि श्री राघवेंद्र पंचांग के वार्षिक कैलेंडर में सभी धर्मों और पंथों का पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है। उनके सभी पवित्र पर्वों की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। अगर उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो श्री राघवेंद्र पंचांग हमारे देश की समग्र संस्कृति और समृद्ध विरासत का एक तरह से रिफ्लेक्शन है, प्रकटीकरण है। मैं समझता हूँ कि स्थानीय संस्कृति और परंपराओं के बारे में लोगों को जागरूक करने की जो पहल प्रोफेसर चंद्रमौली जी, इनके साथियों और ट्रस्ट के मेंबरों ने जो शुरू की है, इसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम होगी। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इन प्रयासों में अब समय आ गया है कि इन प्रयासों को थोड़ा विस्तार दिया जाए, क्योंकि अभी कुलपति जम्मू विश्वविद्यालय प्रोफेसर उमेश राय जी ने कुछ चर्चा करी। अब तकनीक का ज़माना है, तो ये फिजिकल कॉपी जो आप सबके सम्मुख जिसका विमोचन किया गया है, मुझे लगता है कि अब डिजिटल प्रकाशन का भी विकल्प हो सकता है। इस पर सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि आजकल लोग अखबार से लेकर किताब तक के लिए मोबाइल ऐप और डिजिटल माध्यम का उपयोग कर रहे हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि यह साधन अधिक से अधिक लोगों तक श्री राघवेंद्र पंचांग में उपलब्ध संस्कृति, परंपराओं की संपदा, ज्योतिषीय शोध के लाभों को पहुंचाने में हमें सफलता मिलेगी। इसके अलावा कुछ वैल्यू एडिशन के लिए मोबाइल ऐप के जरिए महत्वपूर्ण तिथियों और घटनाओं की जानकारी भी व्यापक ढंग से अधिक लोगों तक हम पहुंचा सकेंगे। मित्रों, आज वैश्विक उथल पुथल से गुजर रहे विश्व के बीच हमें ग्लोबल गुड माने दुनिया की भलाई, वैश्विक भलाई के आदर्श के साथ आगे बढ़ना है। मुझे प्रतीत होता है ये सही समय है जब हम अपने नागरिकों के बीच आध्यात्मिक रूप से समृद्ध और मूल्य आधारित जीवन के महत्व का प्रचार और प्रसार और तेज गति से करें। मैं मानता हूं इन दोनों लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ज्योतिष
और प्राचीन ग्रंथों पर हमारा जो शोध है सभी क्षेत्रों के लोगों के जीवन को वो छू सके, इस दृष्टि से विद्वत जनों को विचार करने की आवश्यकता है। आज यहाँ समाज के जितने भी सम्मानित बुद्धिजीवी या अतिथिगण और विशेष रूप से ज्योतिष और संस्कृत से जुड़े जो विद्वान मौजूद हैं, उनसे मेरा विशेष रूप से निवेदन है कि कार्यप्रणाली में हम क्या बदलाव कर सकते हैं, इस पर सोचने का समय आ गया है। हमारी प्राचीन ज्ञान प्रणाली आध्यात्म और विज्ञान के सुंदर शिखर का मजबूत नींव रही है। सूचना के इस युग में, इंफॉर्मेशन के इस युग में अब इतने प्रमाण सामने आने लगे हैं कि इस तथ्य में किसी को संदेह नहीं रह गया है। मैं एक बात अक्सर कहता हूँ कि हमें बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए अपनी सोच तथा निर्णय लेने की क्षमताओं को विकसित करने के लिए अपने इतिहास को समझना बड़ा आवश्यक होता है। ये मेरा निजी दृढ़ रूप से विश्वास है कि भविष्य की स्पष्ट दृष्टि के लिए किसी भी व्यक्ति को जड़ों की ओर लौटना भी उतना ही जरूरी होता है, लेकिन उन जड़ों के मजबूत आधार पर वर्तमान की भव्य इमारत हमें खड़ी करनी होगी और उपलब्धियों के शिखर निर्मित करने होंगे। हमारे पूर्वजों की जो ज्ञान परंपरा रही है, जो प्रणाली रही है, सिर्फ उसको दोहराते रहने से अब काम नहीं चलने वाला है। उस संपदा का प्रयोग करके, इस्तेमाल करके हम अलग अलग क्षेत्रों में क्या क्या उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं, थोड़ा जिक्र कुलपति महोदय ने किया है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ क्या नए इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं, क्या नई आइडियाज़ जन्म ले सकती हैं, दर्शन की कौन सी नई धारा हम निर्मित कर सकते हैं, उस पर हमें काम करना होगा। मैं मानता हूँ कि एक बीज में वह ताकत है कि वह पूरी पृथ्वी को हरा भरा कर सकता है, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी होगी, बीज बोने होंगे, मिट्टी, उपयुक्त मिट्टी तैयार करनी होगी और उसकी सेवा भी करनी होगी। उदाहरण के लिए मैं कहना चाहूँगा कि हजारों वर्ष पूर्व हमारे ही पूर्वज महर्षि कणाद ने एटम की खोज की थी। जॉन डाल्टन से भी हजारों वर्ष पहले उन्होंने कहा था कि भौतिक जगत की उत्पत्ति सूक्ष्म कण परमाणुओं के संघनन से होती है। द फिजिकल वर्ल्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम द कंडेंसेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स दैट इज कॉल्ड एटम्स। ये हमारे लिए गर्व का विषय है, लेकिन हमें साथ साथ ये सोचना चाहिए कि महर्षि कणाद के वैशेषिक सूत्र में हमने अतिरिक्त क्या जोड़ा, उनके क्रांतिकारी विचारों पर हमने शोध के द्वारा विश्व को कौन सा नया उपहार दिया। विरासत का बड़ा गूढ़ अर्थ है और मुझे लगता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन दर जनरेशन उसमें कुछ वृद्धि हो, ये हमारा दायित्व है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि पूर्वजों ने हमें जो ज्ञान प्रणाली दी है उसमें मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन का साहस हमें पैदा करना ही होगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ियों तक हम सिर्फ पूर्वजों की उपलब्धियों और आविष्कारों को ही दोहराते रहेंगे। उसमें अंतर्निहित क्षमता को वैभव में हम कैसे परिवर्तित कर सकें, ये समय की आवश्यकता है। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र और खगोल विज्ञान दोनों में आर्यभट्ट जैसा दूसरा विद्वान इस दुनिया ने, खासतौर से साइंटिफिक वर्ल्ड ने, नहीं खोज पाया किसी ने। यह असंभव है। मॉडर्न साइंस के आगमन से हजारों वर्ष पूर्व उन्होंने साक्ष्य के साथ ये घोषित किया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। उनके गणित, खगोल विज्ञान के सिद्धांत, सौर प्रणाली में गतियों के सिद्धांत का सन 820 के आसपास उन्होंने अरबी में अनुवाद किया था। फिर वहाँ से उनके सिद्धांत यूरोप तक पहुँचे थे। वैसे देखा जाए तो श्री लगद मुनि के वेदांग ज्योतिष से लेकर
श्रीनाथ जी के गृह चिंतामणि तक खगोल विज्ञानियों तथा ज्योतिष शास्त्रियों की एक लंबी और समृद्ध श्रृंखला है, परंपरा है, जिन्हें मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी की नींव कहते हैं। इन चीज़ों को सरल भाषा में नई पीढ़ी तक हम कैसे पहुंचा सकते हैं, शुक्ला जी, मेरा आपसे निवेदन है। ये चुनौती बड़ी चुनौती है। हमारे पास जो ज्ञान का भंडार है उसका रोचक अनुवाद, शाब्दिक अनुवाद नहीं, केवल टेक्निकल अनुवाद नहीं, रोचक अनुवाद कैसे हम कर सकते हैं ताकि आज के युवा में उसके प्रति जिज्ञासा हम पैदा कर सकें। और जब जिज्ञासा पैदा होगी तो वो पढ़ेगा, नई पीढ़ी को भी पढ़ाएगा। मुझे स्वयं एस्ट्रोलॉजी विषय पर ढूंढते ढूंढते लंदन की ऑनलाइन लाइब्रेरी में, जब मैं इस विषय के लिए तैयारी कर रहा था, ऑनलाइन लाइब्रेरी में आज़ादी के पश्चात गठित हुए कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी के दस्तावेज मिले। मैंने उन्हें पढ़ा, जिसमें उस समय के तमाम विद्वानों, डॉक्टर वसंत पंडित, पंडित रघुनाथ शास्त्री, पंडित कृष्ण राम भट्ट के पत्राचार और मीटिंग के नोट्स मौजूद हैं। उसमें तकनीकी चीज़ों जैसे राष्ट्रीय पंचांग में अयन मासा या सायन के गणना कैलकुलेशन के अलावा इस बात का भी जिक्र है, और बड़ा हाईली टेक्निकल वर्णन के अलावा सहज स्वरूप में हम इसे कैसे नई पीढ़ी को पहुंचा सकें, ये हमारा उत्तरदायित्व है। हमें बोलचाल जैसी सहजता की भाषा चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति, विशेष रूप से एकेडमिक वर्ल्ड से जुड़े साथियों को इस पर विचार भी करना होगा, जागरूक भी होना होगा। और यदि ये हम कर सके तभी हम कला, साहित्य, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी की जो अभूतपूर्व विरासत हमारे पूर्वजों की है, उसके द्वारा वर्तमान नॉलेज सिस्टम को भी हम समृद्ध कर पाएंगे, उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार और प्रसार हम कर पाएंगे। ऋग्वेद में हमारे यहाँ कहा गया, भद्रा अस्वा हरितः सूर्यस्य, अर्थात सूर्य की किरणें मनुष्यों के लिए कल्याणकारी हैं। हजारों वर्ष पूर्व हमारे वैज्ञानिकों ने शोध के आधार पर कहा ये बात, ऊर्जा का केंद्र सूर्य है, और जो जमीन पर पत्थर भी पड़ा है उसमें भी कहीं न कहीं सूर्य की ऊर्जा मौजूद है। वराह मिहिर पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने ज्योतिष के तीनों स्कंधों, सिद्धांत, संहिता और होरा को विभाजित करके उसकी व्याख्या की थी। बाद के वर्षों में ब्रह्मगुप्त ने शून्य को एक अलग अंग के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। अनेक अद्भुत शोध किए और ग्रहों की गति और उनके प्रभाव का भी विश्लेषण दुनिया के सम्मुख प्रस्तुत किया। वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो ये सभी उन मूल्यों और आदर्शों का स्रोत है जिसने सदियों से भारत की श्रेष्ठता को पूरे विश्व में कायम करके रखा था। और इसलिए मेरा एक और आग्रह है कि नॉलेज सिस्टम को समृद्ध करने के साथ साथ इस संपदा को हमें अपने वर्तमान जीवन में अपनाने का भी प्रयास करना चाहिए। जीवन में अपनाने का प्रयास ये बड़ा आवश्यक है, और मैं व्यक्तिगत रूप से हमेशा इस बात पर बल देता हूँ कि भारत के उज्जवल भविष्य के लिए हमें साइंस और संस्कार दोनों को एक साथ लेकर चलना होगा। इस दिशा में श्री राघवेंद्र पंचांग का डिजिटल संस्करण और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर नहीं, देश की युवा पीढ़ी को निश्चित रूप से आकर्षित करेगा। मैं समझता हूँ इस पंचांग का उद्देश्य नक्षत्र और पूजा पद्धति से भी परे जीवन मूल्यों के प्रसार, मानवता के प्रति करुणा का भाव पैदा करने वाला होना चाहिए। और हमारी संस्कृति भी कहती है कि हम हृदय से उदार हों तथा बंधुत्व की भावना का जीवन भर प्रचार और प्रसार करें। सरल भाषा में ज्योतिष शास्त्र और खगोल शास्त्र की उत्कृष्ट रचनाओं का अनुवाद हो ताकि वो जनसाधारण, विशेष रूप से नई पीढ़ी के लिए सुलभ हो सके। मेरा निवेदन होगा
कि श्री राघवेंद्र ज्योति संस्थान ट्रस्ट ऐसे कार्यक्रमों का भविष्य में नेतृत्व करे। मैं एक बार पुनः श्री राघवेंद्र पंचांग के रजत जयंती अवसर पर प्रोफेसर चंद्रमौली जी तथा ट्रस्ट के सभी विद्वानों को हृदय से बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और जिन लोगों ने भी इस पंचांग के निर्माण में अपना योगदान दिया है उनके प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सभागार में बैठे सभी विद्वत जनों के प्रति आदर का भाव प्रकट करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।